हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द बायबैक ट्रेडर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आईपीओ में अप्लाई कैसे करें। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि हम एक आईपीओ पे डिटेल वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम सारी बारीकियों को बताएंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स बताएंगे, जिससे कि आपके कोई कन्फ्यूजन न रहे और आप जो है आईपीओ के माध्यम से आसानी से अप्लाई कर सकें। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जो वीडियो है उसको ध्यानपूर्वक और समय निकाल करके इत्मीनान से देखें और पूरा देखें, ताकि आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं और अब जो है कोई कन्फ्यूजन न रखें। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर दें, और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट बनाते रहें। देखिए, हमारे चैनल पर मात्र अभी 13 सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, व्यूज़ भी थोड़े बहुत आ जाते हैं, अच्छे ठीक ठाक आ जाते हैं, लोग अभी पसंद कर रहे हैं वीडियो को हमारे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया करें। एक रिक्वेस्ट और है कि ये जो मैं आईपीओ पे वीडियो लाया हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। इन्वेस्टर जो हैं, जो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं और जो है आईपीओ के माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं, आईपीओ में अप्लाई कर सके। तो चलिए वीडियो हम आज का हमारा टॉपिक क्या था, हाउ टू अप्लाई इन आईपीओ में अप्लाई कैसे करें। देखिए, पहला पॉइंट है हमारा आईपीओ में अप्लाई करने से पहले जरूरी काम। ठीक है, हम जो है पॉइंट वाइज सारी चीज़ों को बारीकी को समझेंगे कि कैसे कैसे हम जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, अप्लाई में करने से पहले जरूरी काम क्या है उसे हम देखेंगे। दूसरा है हमारा पॉइंट, आईपीओ में अप्लाई करने के लिए मिनिमम कितने फंड की आवश्यकता होती है, ये भी हम जानेंगे कि हमें कम से कम कितना फंड चाहिए। एक नए इन्वेस्टर को, एक छोटे इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए, कितना पैसे की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और मैक्सिमम कितना रिक्वायरमेंट है ये भी जानेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक और पूरा देखें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईपीओ कब तक अलॉट हो जाता है। देखिए, कईयों के मन में सवाल होता है कि आईपीओ कब तक अलॉट होता है, आईपीओ का अलॉटमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो ये भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आईपीओ में लगाया गया अमाउंट बैंक अकाउंट से कटता है या नहीं। मतलब कहने का है कि जो आपके अकाउंट में पैसे पड़े, बैंक अकाउंट में, खाते में पैसे पड़े, वो अमाउंट आपके बैंक खाते में रहेगा या अकाउंट से कट करके कहाँ चला जाता है, इस चीज़ को हम जानेंगे। ठीक है, आईपीओ में जब अप्लाई कर रहे हैं उस पैसे का होता क्या है। ठीक है, यदि नहीं तो कहाँ रहता है। ठीक है, अगर बैंक अकाउंट से नहीं कटेगा तो कहाँ रहेगा, ये हम वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए, यदि आईपीओ अलॉट नहीं हुआ तो अमाउंट बैंक अकाउंट में कब तक वापस आ जाता है। ठीक है, अगर आईपीओ अलॉट नहीं हुआ, होता है आईपीओ अलॉट भी होता है और नहीं भी होता है। ठीक है, अगर अलॉट हो गया तो वेल एंड गुड, और नहीं हुआ तो क्या करेंगे, जो हमारे पैसे का क्या होगा। तो इसके लिए हम जानेंगे इस पैसे को कब तक हम वापस पा सकते हैं और कैसे आता है हमें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अमाउंट कितने समय तक ब्लॉक रहता है। ठीक है, ये भी हम जानेंगे कि अमाउंट कितने समय तक ब्लॉक रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ यू हैव ओपन डीमैट अकाउंट इन ज़ेरोधा ब्रोकरेज फर्म देन हाउ टू अप्लाई आईपीओ इन ज़ेरोधा। ठीक है, लेट्स सी, चलिए इसको भी देखेंगे कि अगर आपने ज़ेरोधा में डीमैट अकाउंट अपना ओपन करा रखा है तो आप कैसे जो है ज़ेरोधा के थ्रू आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं, वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मेन टॉपिक होगा। उससे पहले हम इन डिटेल थोड़ा सा जान लेते हैं आईपीओ के बारे में। पहला पॉइंट क्या है हमारा, आईपीओ में अप्लाई करने से पहले जरूरी काम। तो पहला काम हमारा होगा डीमैट अकाउंट ओपन कराना। सबसे पहले हमें क्या कराना, डीमैट अकाउंट। इट इज एसेंशियल टू हैव डीमैट अकाउंट टू इन्वेस्ट इन आईपीओ। दिस इज वेयर योर शेयर विल बी स्टोर्ड आफ्टर अलॉटमेंट। इसका कहने का मतलब है कि आपको एक डीमैट अकाउंट खुलाना होगा जहां पर आपका शेयर जो अलॉट होगा, जो आईपीओ में अप्लाई किया जिस कंपनी के लिए, उसका जो शेयर अलॉट होगा वो कहीं पे तो स्टोर होगा ना। उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट खुलाना, ओपन कराना जरूरी है। देखिए, डीमैट एक तो हो गया डीमैट अकाउंट और एक हो गया बैंक अकाउंट, एक हो गया बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है कि आपका जो है डीमैट अकाउंट में शेयर आपका खाते में रहता है और बैंक अकाउंट में पैसा, मनी। ठीक है ना, मनी, MONEY, मनी आपका बैंक अकाउंट में होता है और डीमैट अकाउंट में शेयर होता है। दोनों में डिफरेंट ये है। ठीक है, इसलिए दोनों खाते अलग अलग। ये खाता कैसे खुलेगा ये भी आपको डिटेल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे अब डीमैट अकाउंट खुलवा लिया तो ट्रेडिंग अकाउंट भी साथ साथ ही एक्टिव कराना होता है। ठीक है, उसी डीमैट अकाउंट के साथ साथ आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी एक्टिव होता है। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों जरूरी है, इट इज मैंडेटरी टू हैव ए ट्रेडिंग अकाउंट बिफोर अप्लाइंग फॉर एन आईपीओ ऑनलाइन। ठीक है, मैंडेटरी है। ठीक है, इफ यू कैन ओपन ए ट्रेडिंग अकाउंट विथ एनी सेबी सर्टिफाइड डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट लाइक 5 पैसा। जैसे हमने यहाँ 5 पैसा लिख रखा है, आप चाहे तो ज़ेरोधा, एंजल, 5 पैसा, फिर आपका धन हो गया, फायर हो गया, कोटेक का हो गया, ICI का हो गया, इस तरीके से कई सारे ब्रोकरेज फर्म हैं। ठीक है,
जो अपने आपको ये डिमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट का फैसिलिटी देते हैं, ठीक है, जहाँ से आप शेयर खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको है सबसे पहले डिमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों को, डिमेट अकाउंट खोलते ही आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी एक्टिव कराना होता है, ठीक है। चलिए, यूपीआई आईडी, देखिए ये भी बहुत मैंडेटरी है, यूपीआई आईडी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि यूपीआई आईडी से ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि बिना यूपीआई के आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, खरीद बिक्री नहीं कर पाएंगे किसी भी आईपीओ का, ठीक है। तो आईपीओ जब तक, इसलिए सबसे जरूरी है कि आपका एक यूपीआई का आईडी होना चाहिए। यूपीआई जैसे गूगल पे हो, फोन पे हो, ठीक है, फोन पे हो, गूगल हो, पेटीएम हो, या तो पेटीएम में भी हो सकता है, ठीक है, या फिर भीम यूपीआई, जो भीम का अपना यूपीआई है उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और उस बैंक से, सेम बैंक से ही लिंक होना चाहिए, जिस बैंक से आप डिमेट अकाउंट ओपन कराएंगे उसी बैंक से आपका यूपीआई भी लिंक होना चाहिए, ठीक है। और मोबाइल नंबर भी कोशिश कीजिएगा सेम रखने का, ठीक है, सेम। वीडियो को आपसे निवेदन है कि ध्यान से और आराम से देखें और समय के साथ देखें, ताकि आप वीडियो को अच्छे से समझ सकें और देख सकें कैसे हम आईपीओ अप्लाई करते हैं और बारीकियों को भी सीख सकें, ठीक है। और वीडियो हमारा अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्या है, बैंक अकाउंट, ठीक है। तो मैंने बैंक अकाउंट भी बता दिया कि बैंक अकाउंट भी क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक आप बैंक अकाउंट ओपन नहीं करेंगे तो आपका पैसा कहाँ से क्रेडिट करेगा, क्रेडिट करने के लिए आपका बैंक अकाउंट जरूरी है, ठीक है, ठीक है। इसलिए बैंक अकाउंट आपको मैंडेटरी है, ठीक है, बैंक अकाउंट तो चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, आईपीओ में अप्लाई करने के लिए मिनिमम कितने फंड की आवश्यकता होती है। तो देखिए कितने फंड की आवश्यकता होती है ये हम आपको बता देते हैं। देखिए, एज पर द एग्जिस्टिंग नॉर्म लेड डाउन बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, जो सेबी होता है जो रेगुलेट करता है सारे, किसको रेगुलेट करता है, ये हमारे जितने स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, ये सेबी, सेबी संस्थान है जो कि स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, जितने ब्रोकरेज फर्म है उनको रेगुलेट करता है, जितने फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट फॉर द रिटेलर इन्वेस्टर, रिटेलर इन्वेस्टर कौन होता है, जो छोटे छोटे हमारे जैसे जो इन्वेस्टर हैं, जो छोटे अमाउंट लेके आते हैं शेयर मार्केट में, वो रिटेलर होते हैं, ठीक है। और बड़े क्या होते हैं, HUI, HNA, ये सब, ये जो होते हैं बड़े ब्रोकरेज फर्म होते हैं। ब्रोकरेज फर्म क्या हो गया, स्टॉक जो फर्म होते हैं वो भी बड़े हो गए, ठीक है, उनका बड़ा पैसा लगता है, तो वो उनके लिए अलग से, उनका अलग से परसेंटेज होता है उसमें कि हम इतने परसेंटेज HNI, इतने परसेंट जो है ये रिटेलर, सबके लिए अलग अलग परसेंटेज बना हुआ है कि आप इतने परसेंटेज में अलॉटमेंट ले सकते। तो ये रिटेलर के लिए क्या है, ये रिटेलर जो है कम से कम 15,000 रुपये, कम से कम कितना 15,000 रुपये लगा सकता है और मैक्सिमम 2 लाख रुपए, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लगा सकता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आईपीओ कब तक अलॉट हो जाता है। देखिए, आईपीओ का अलॉटमेंट का डेट क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों के मन में रहता है कि हमने तो आईपीओ अप्लाई कर दिया, अलॉट कब होगा। तो इसके अलॉटमेंट का डेट जो है कंपनी फिक्स कर देती है, ठीक है, मतलब इतने दिनों के अंदर में सेबी ने टाइम बाउंड दे रखा है कि आपको इतने दिनों के अंदर में, मैक्सिमम टाइम दे रखा है कितने दिनों के अंदर में आपको जो है अपना आईपीओ अलॉटमेंट करना है, ठीक है, जो जो जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको अलॉट करना है, ठीक है। तो देखिए कब तक अलॉटमेंट होता है, द करेंट आईपीओ मार्केट ऑपरेट्स ऑन ए T+6 सिस्टम वेयर द आईपीओ स्टॉक हैज टू लिस्ट ऑन द स्टॉक एक्सचेंज बाय द 6th वर्किंग डे फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द आईपीओ। आईपीओ जब क्लोज होता है उसके 6 दिन के अंदर में आपको जो है शेयर अलॉट करना होता है, ठीक है। इसलिए क्या टी, टी का मतलब ट्रेडिंग सेशन, जिस दिन ट्रेड खत्म, जिस दिन क्लोज होता है, टी हो गया, वर्किंग हो गया, और लास्ट वर्किंग के 6 दिन के अंदर, अगले 6 दिन के अंदर में आपको अलॉट करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आईपीओ में लगाया गया पैसा बैंक अकाउंट से कटता है या नहीं, यदि नहीं तो कहाँ रहता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमने जो पैसा लगाया वो कहाँ जाता है वो पैसा, ठीक है, और हमारे अकाउंट से कटता है या नहीं। तो देखिए ये है, देखिए क्या कह रहा है, वंस यू अप्लाई फॉर एन आईपीओ द एप्लीकेशन अमाउंट इज ब्लॉक, ठीक है, इन योर अकाउंट अंटिल द अलॉटमेंट डेट। जब तक आपका अलॉटमेंट नहीं होता तब तक वो पैसा कहाँ रहता है, आपके अकाउंट, बैंक अकाउंट में ही ब्लॉक रहता है। कहाँ रहता है ब्लॉक, आपके बैंक अकाउंट में ही ब्लॉक्ड रहता है, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में ही ब्लॉक्ड रहता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका पैसा कहीं नहीं जाता, आपके खाते में ही पड़ा रहता है, लेकिन वो ब्लॉक रहता है, वो आपको दिखेगा नहीं, वो पैसा, उतना अमाउंट आपको बैलेंस में नहीं दिखेगा, उतना पैसा ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और उसका जो है आपको मैसेज भी आ जाता है मोबाइल पर कि आपका इतना पैसा ब्लॉक हो गया है आईपीओ के लिए, ठीक है। और जैसे ही अनब्लॉक होगा दोबारा आपको मैसेज आएगा कि आपका पैसा अनब्लॉक कर दिया गया। तो इसलिए आपको परेशान होने की या घबराने की जरूरत नहीं कि आपको पैसा कैसे मिलेगा, कहाँ जाता है, ठीक है, तो आपके खाते में ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है, यदि आईपीओ अलॉट नहीं हुआ तो फंड बैंक अकाउंट में कब तक वापस आ जाता है। देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमारा पैसा कब तक वापस आएगा जब हमें अगर अलॉट नहीं हुआ तो। देखिए अर्लियर, देखिए पहले क्या होता था
सेविंग का पहले नियम क्या था कि जो शेयर जो भी अलॉट होता था उसका पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा, जो भी शेयर आपने अप्लाई किया है उसका पैसा पहले ही कट जाता था। ये नहीं कि अलॉटमेंट के बाद कटता था, अलॉटमेंट से पहले अप्लाई करते ही कट जाता था पैसा, ठीक है। तो उससे क्या होता था कि उससे शेयर होल्डर को नुकसान होता था, जो इन्वेस्टर उनको नुकसान होता था, क्योंकि उनका अच्छा खासा अमाउंट, जैसे हमने तो 15,000 लगाया, कोई बड़ा अमाउंट लगाता है, करोड़ों में लगाता है, तो उसका पैसा डेबिट होकर के बैंक से अगर चला गया कहीं, तो उसको तो उसका कोई बेनिफिट मिला नहीं। 15 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया, 20 दिन के लिए अगर ब्लॉक कर दिया, अगर पैसा एक खाते से चला गया तो 15-20 दिन का तो उसका इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, तो उसको नुकसान हो जाता था। इसलिए जो है इस नुकसान की भरपाई के लिए सेबी ने नियम लाया कि आपका पैसा जो है बैंक अकाउंट में ही पड़ा रहेगा, ठीक है, और जो है जब तक अलॉटमेंट नहीं हो जाता है, ठीक है, अलॉटमेंट होती है आपका अकाउंट से कटेगा, ठीक है। तो लेटर क्या कहता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड द रिमेनिंग अमाउंट वुड बी क्रेडिटेड। और जितना मान लीजिए कि आपको 20 शेयर के लिए आपने अप्लाई किया, 20 में से 10 आपको अलॉट हुआ, 20 के पैसे में से 10 का पैसा आपका कट गया और 10 का पैसा रिफंड होता था, ठीक है, अगर 10 अलॉट नहीं हुआ तो, ठीक है। अगर 20 अलॉट हो गया तो 20 का पैसा कटेगा, अगर हाफ हुआ तो हाफ हो गया, जितना भी मतलब अलॉटमेंट होगा उतना का पैसा कट जाएगा और बाकी पैसा रिफंड मिल जाता था। लेकिन अब क्या नियम कहता है, अब नियम कहता है सो सेबी फॉर्मुलेटेड ASBA और एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट टू सिंप्लीफाई द पेमेंट प्रोसीड्यूर, ठीक है। पेमेंट प्रोसीड्यूर को क्या किया उसने, सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई कैसे कर दिया, ASBA रूल के तहत, ठीक है। A certain amount of money is blocked depending on the number of share you bid for। आपने जितने शेयर के लिए बिड किया ना उतना अमाउंट ही आपका ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, आपके खाते में ही पड़ा रहेगा। अब मैंने पहले भी बता दिया था आपको ये कि कहाँ पड़ा रहेगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आफ्टर द अलॉटमेंट कैश इज डेबिटेड फ्रॉम योर बैंक एंड इफ यू गेट फ्यूअर शेयर देन यू बिड फॉर देन द रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज अनब्लॉक। मैंने बता दिया कि अगर आपने 20 शेयर के लिए अप्लाई किया, 20 में से 10 का मिला और 10 नहीं मिला, ठीक है, 10 मिला और 10 नहीं मिला, 10 नहीं मिला तो 10 का पैसा तो कट गया आपको जो मिल गया, और 10 का पैसा आपको खाते में वापस अनब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, जो एक टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब कर रखा है, ठीक है। चलिए ये हम टाइम देखेंगे, टाइम आपको दिखा देंगे डिटेल में कैसे टाइम देखते हैं कि कब अलॉट होगा, कब पैसा वापस आएगा, ठीक है, कब लिस्टिंग होगा, सारी चीज़ें हम आपको अभी डिटेल में बताएंगे आगे। नेक्स्ट, द फंड आर अनब्लॉक्ड आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर, हाउएवर सर्टेन बैंक्स विल अनब्लॉक द फंड ओनली आफ्टर द मैंडेट इज एंड। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट, ये देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, मैंडेट इज एंड डेट, मतलब कुछ बैंक तो होते हैं जो कि जिस दिन आपका उसमें डेट दे दिया कि आपको इतने तारीख को जो है अलॉटमेंट हो जाएगा, अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ तो नेक्स्ट वर्किंग को क्या होगा, आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका पैसा, लेकिन कुछ बैंक क्या करते हैं कि मैंडेट इन डेट को लेते हैं, ना कि अलॉटमेंट डेट को, ठीक है, अलॉटमेंट डेट को नहीं मानते, वो मैंडेट डेट को मानते हैं। तो इसलिए जो है कुछ बैंक के साथ ऐसा नियम है, सारे बैंकों में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैंडेट इन डेट कैसे देखते हैं ये भी हम आपको आगे वीडियो में बता देंगे, जब हम आपको दिखाएंगे IPO कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए तो इस टॉपिक ध्यान रखिएगा, मैं आगे बताऊंगा आपको। नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, हाउ टू अप्लाई IPO इन ज़ेरोधा काइट। देखिए अब मेन टॉपिक पर हम आते हैं कि हम अगर ज़ेरोधा में अपने डीमैट अकाउंट खुलवा रखा है और आप इसके थ्रू IPO के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल सारे ब्रोकरेज का सेम है होता है, इसलिए, और ज़ेरोधा में हम इसलिए बता रहे हैं कि ज़ेरोधा जो है सबसे फेमस ब्रोकरेज फर्म है और सबसे ज़्यादा डीमैट अकाउंट इसी में लोगों के खुले होते हैं और ईजी टू हैंडल है, ठीक है, ईजी टू हैंडल है, इसलिए हम जो है ज़ेरोधा के बारे में बता रहे हैं आपको। और अगर आपको चाहिए होगा किसी और ब्रोकरेज फर्म के बारे में जानने का तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसके बारे में इन डिटेल बता दूंगा, ठीक है। If we have opened demat account in Zerodha brokerage firm, then how to apply IPO in Zerodha? Let's see. चलिए देखते हैं, आइए हम मेन पॉइंट पे आते हैं। ये देखिए, चलिए हमारे चैनल को फिर से आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो, ठीक है, और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तो लोगों में फाइनेंशियल जो है एक एम्पावरमेंट आएगा, फाइनेंशियली एजुकेट होंगे और वो भी स्टॉक मार्केट के प्रति थोड़ा सा झुकेंगे और जो है उसमें उनमें भी फाइनेंशियली एक जो है एम्पावरमेंट आएगा, है ना। तो इसलिए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी हमारे वीडियो के माध्यम से कुछ सीख सके, ठीक है। चलिए
देखिए हमारे पास क्या है, ये देखिए डैशबोर्ड हमारा खुल गया विंडो का, जोरोधा में आपको सिर्फ लॉगिन करना है पीसी के थ्रू या फिर लैपटॉप के थ्रू आप अपना लॉगिन कर लीजिएगा जोरोधा काइट को। जोरोधा काइट को जब लॉगिन कर लेंगे तो आपको ये बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये हमारा डैशबोर्ड है, ठीक है। देखिए अभी इसमें विंडो में हमारे क्या क्या ऑप्शन है, ऑर्डर है, होल्डिंग है, पोजीशंस है। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा बिड का ऑप्शन, इस पे हम क्लिक करेंगे बिड पे। बिड में जाते ही ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में आईपीओ का आएगा और आईपीओ का ऑप्शन में आईपीओ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और आईपीओ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, देखिए कंपनी के कई सारे खुल जाएंगे, आपको कौन कौन से कंपनी का एक्टिव है और क्लोज हो चुका है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए अप्लाई अप्लाई अप्लाई, ये हमने एक अप्लाई किया है क्योंकि अभी अभी हमने इसको मैंडेट को अप्रूव नहीं किया, अभी हमने यूपीआई अप्रूव नहीं किया है, इसलिए अभी हमने छोड़ा हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अभी 3 खुले हुए हैं और ये बाकी क्लोज हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है मिनिमम अमाउंट लिख रहा है, प्राइस रेंज लिख रहा है, डेट लिख रहा है, इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, कि कौन कौन सी कंपनी है। और ये डेट लिख रहा है कि 8 से 12 तारीख तक खुला हुआ है, इसका 8 से 12 8 से 12 8 से 12 ये डेट टाइम दिया हुआ है आपको, कितने तारीख तक ये खुला हुआ आईपीओ का डेट है, ठीक है। और ये प्राइस रेंज है, देखिए ये यहाँ पर शुरू में लो है, हाई है, देख रहे हैं, लो हाई, लो हाई इसको बोलते हैं, लो हाई, देख रहे हैं 126 132। तो आप जब भी अप्लाई करें हमेशा हाई प्राइस पे करें, ठीक है, कभी भी लो प्राइस पे ना करें। बिडिंग हमेशा हाई प्राइस पे करते हैं तभी तो आपको मिलेगा ना। कोई भी ऑप्शन होता है तो सिंपली क्या होता है, ऑप्शन में भी तो ये होता है ना कि हाई प्राइस वाले को दे दिया जाता है ऑप्शन, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ भी है, हाई प्राइस पे आप करेंगे तो आपको पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगा, और लो प्राइस पे करेंगे तो लो वाले को कौन देना चाहेगा, या आप उस नुकसान कोई अपना उठाना चाहता है क्या। कोई कोई बोली किसी सामान का 10 रुपये लगा रहा है, कोई 20 रुपये लगा रहा है, तो 20 वाले को तो मिलेगा ना, 10 वाले को क्यों नहीं देगा कोई, अपना नुकसान तो कोई नहीं करना चाहेगा, इसलिए जो हमेशा हाई प्राइस पे ही आप अप्लाई करें, ठीक है। चलिए ये तो हो गया डिटेल में। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, क्वांटिटी लिख रहा है, देख रहे हैं 20 क्वांटिटी, और यहाँ लिख रहा है प्राइस कितना है 20 क्वांटिटी का, 14,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ लिख रहा है 1200 क्वांटिटी, और इसके लिए लग रहा है 1,22,400 रुपये, ठीक है। तो आप कम से कम यहाँ पे, तो ये लिमिट है कि आप इससे कम में अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पे 70 क्वांटिटी से कम का नहीं अप्लाई कर सकते, यहाँ पे 1200 से कम में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर 1200 के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको मिनिमम अमाउंट कितना देना पड़ेगा, 1,22,000 रुपये आपको देना ही देना है, ठीक है। इससे नीचे का आप इसके अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या करते हैं लोग, नॉर्मली क्या करते हैं कि छोटे क्वांटिटी वाले देखते हैं जिसमें कि छोटा इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं 13,900 रुपये, 14,000 रुपये, उसी तरीके 13,950 रुपये, है ना, 14,222 रुपये ये वाला। तो और क्योंकि क्योंकि हर कोई तो, हर किसी के पास इतना पैसा तो है नहीं कि 1,00,000 रुपये 1,00,000 रुपये अपने डिमेट अकाउंट में डाल दे, और है ना। तो इसलिए जो है छोटे वाले जो होते हैं, छोटे छोटे क्वांटिटी वाले उसमें अप्लाई करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई छोटा इन्वेस्टर है वही अप्लाई करना चाहता है, ठीक है, और कोई बड़ा इन्वेस्टर है वो अप्लाई करना चाहता है। ये देखिए जैसे मान लीजिए कि अब हम आते हैं अप्लाई करना है, सिंपली क्या करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे गिरते ही आपको एक पॉपअप बॉक्स खुल जाएगा, इसमें देखिए डिटेल में क्या क्या है, इन्वेस्टर टाइप, इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो गया या फिर रिटेलर हो गया, ठीक है। इशू साइज क्या है, इशू डेट है आपका 8 से 12 तारीख तक खुला हुआ है, और आज 10 तारीख है, तो अभी आपके पास 2 दिन टाइम और है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कितना कंपनी इशू कर रहा है, वो है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू कर रहा है सभी के लिए, है ना। और नंबर ऑफ इशू प्राइस रेंज, इशू प्राइस रेंज क्या है कि 102 रुपये से 102 रुपये ही रखा है, इसमें जो है 102 रुपये ही फिक्स कर दिया, 102 रुपये पे हम जो है दे रहे हैं, ठीक है। लॉट साइज कितना है 1200। तो नॉर्मली आपके पास अगर इतना पैसा है तो आप 1200 क्वांटिटी के लिए कितना पे करना होगा, 1,22,400 रुपये आपको पे करना होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी के पास 1,22,400 रुपये है, वो सिंपली क्या करेगा, अगर इसको अप्लाई करना चाहता है तो यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर क्वांटिटी मान लीजिए कि उसके पास, मान लीजिए बड़े पैसा है, उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है, तो क्या करेगा यहाँ पे क्वांटिटी कर देगा। मान लीजिए कि 1200 है, अगर वो करना चाहेगा 1300 क्वांटिटी,
क्या 1300 क्वांटिटी उठाता है? देखिए आइए देखते हैं, खाता ही नहीं खाता है। क्या लिख रहा है? क्वांटिटी शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 1200, यानी कि मल्टीपल में ही हमेशा लेता है। 1200 का 2400, 2400 का 3600 है ना, इस तरह से। लेकिन आप 1200 के 1300 1500 ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब प्राइस साइज का तो रेंज लिखी थी, अगर हाई प्राइस होता है मान लीजिए 102 103 होता तो हम यहाँ पे प्राइस रेंज डाल देते हैं 103 रुपये डालते हैं यहाँ पर, ठीक है, हम 103 पे लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो जो रेंज है, रेंज का मैक्सिमम रेंज को ही हम यहाँ पे डालेंगे अमाउंट, ठीक है। और इसको सिंपली क्या करेंगे, रेंज डालने के बाद हम क्या करेंगे इसमें, इसमें हम अभी तो 1200 रखते हैं, इसे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे सबमिट कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबमिट कर दिया हमने। क्या लिख रहा है? प्राइस शुड बी बिटवीन 102 से 102 रुपये। कह रहा है कि आप इससे ज़्यादा प्राइस नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो प्राइस 102 कर लिया, हम 102 ही रखेंगे इसको। चलिए सबमिट कर दें। चलिए सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए हमने सबमिट कर दिया। अप्लीकेशन क्या लिख रहा है? प्लीज सक्सेसफुली, प्लीज एक्सेप्ट द यूपीआई मैंडेट बाई 12/9/2023, यानी कि अभी तक आपके पास कितना टाइम है? आज आपका 10 तारीख है, अब 12 तारीख तक आप इसे मैंडेट को अप्रूव कर सकते हैं। 5 PM देखें, 5 PM 5 बजे तक आपके पास टाइम है। शाम के 5 बजे तक आप इसे 12 तारीख के शाम के 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं टू कंप्लीट योर आरबीओ एलोकेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली अपने यूपीआई में जाएंगे, यूपीआई आईडी में जाएंगे और यूपीआई आईडी में क्या करेंगे, उसे जो है वहाँ से अप्रूव कर देंगे, ठीक है। अब बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप उसमें सिंपली यूपीआई के सेक्शन में जाइएगा, किसी भी यूपीआई अपना जिसमें खोल रखा हो, फोन पे हो चाहे पेटीएम हो, उसमें आईपीओ के सेक्शन में जाइएगा। आईपीओ में आप आईपीओ अलॉटमेंट में जाइएगा, आईपीओ में जा करके उसमें अप्रूव कर दीजिएगा आईपीओ के अलॉटमेंट को, ठीक है। आपको उतना अमाउंट जो है ब्लॉक कर देगा आपके अकाउंट से, जो बैंक अकाउंट है उसमें से इतना अमाउंट आपका ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और उस तरीके से जब आपका ब्लॉक होते ही आपको क्या करेगा, जब आप दोबारा से आएंगे इस पर, तो आपको यहाँ पे आईडी शो कर देगा कि आप इस आईडी से आपके इतना पैसा अमाउंट ब्लॉक हो गया, ठीक है, सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर आपको शो कर देगा, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। और इसमें क्या है, देखिए जब भी आप किसी चीज़ को खोलेंगे ना, किसी भी कंपनी को, देखिए सिंपली जब यहाँ पे खोलेंगे तो क्या लिखता है, सबका डिटेल आता है। देखिए जैसे सपोज कि आपको इसको अप्लाई करना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, ऑफर डेट लिख रहे हैं। ऑफर डेट लिख रहा है कि क्या 8 तारीख को ऑफर शुरू हुआ है और 22 तारीख को ऑफर ही खत्म हो जाएगा। होता है ना, ऑफर देते हैं, कोई ऑफर है तो 12 तारीख को ऑफर खत्म हो जाएगा। अलॉटमेंट कब देगा? अगर 12 तक ऑफर खत्म होगा, 15 तारीख को अलॉटमेंट करना है इसे। क्या करेगा ये कंपनी, 15 तारीख को जो है अलॉट कर देगा, ठीक है, आपका शेयर। अगर 15 तारीख को अलॉट नहीं होता है तो क्या करेगा, रिफंड इनिशिएट होगा। रिफंड क्या इनिशिएट होगा? 18 तारीख को इनिशिएट होगा, यानी कि उसके 3 दिन के बाद रिफंड का इनिशिएट होगा, ठीक है। और 3 दिन का, या तो 18 तारीख को पैसा वापस आ जाएगा, या तो 18 नहीं हुआ तो 19 तारीख को आपको मॉर्निंग में मैसेज भी आ जाएगा और आपके डीमेट अकाउंट से जो अनब्लॉक कर दिया जाएगा पैसा, जो ब्लॉक था आपका जितना अमाउंट वो अनब्लॉक कर दिया जाएगा। तो आपके मेन बैलेंस में आपको बैंक अकाउंट से दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। डीमेट ट्रांसफर करेगा। अगर अलॉटमेंट आपको 15 तारीख को सक्सेसफुल हो गया तो 20 तारीख को क्या होगा, डीमेट में ट्रांसफर कर देगा इतना शेयर आपका, जो डीमेट अकाउंट आपने ओपन करा है उसमें 20 तारीख को ट्रांसफर कर देगा और लिस्टिंग हो जाएगा। और लिस्टिंग कब होगा? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? एनएससी बीएसई है ना। तो एनएससी और बीएसई पे जो है आपका ये स्टॉक लिस्टिंग जब होता है तो आपको 21 तारीख को सुबह 10 बजे, ठीक है, ध्यान 10 का मैंडेट डेट, मैंने आपको पीछे बताया था ना मैंडेट डेट। कई कंपनी, कई बैंक्स क्या करते हैं, मैंडेट डेट को पैसा रिफंड करती हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, रिफंड इनिशिएशन। देखिए कुछ बैंक क्या कर रहे हैं, 18 तारीख को इनिशिएट कर दिया, 18 या 19 तारीख को वापसी आपके बैंक खाते में आ गया, अनब्लॉक हो गया पैसा। लेकिन कुछ बैंक्स क्या करते हैं कि मैंडेट इंड को लेते हैं, जब तक मैंडेट डेट नहीं होगा आपको पैसा रिफंड नहीं होगा। तो यानी कि 27 तारीख को हो तो आप, और किसी अन्य टॉपिक भी आप चाहते हो जिसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो, ठीक है, तो आप मुझे टॉपिक शेयर कर दीजिएगा, मैं उस पर भी कोशिश करूँगा आपके लिए एक डिटेल में वीडियो बना दूँ। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एज यूजल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका तहे दिल से आभार के साथ, आपका दिन शुभ हो।